नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख का पार्ट 3 और आज का टॉपिक है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। पार्ट 1 में हमने जाना था मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। पार्ट 2 में हमने जाना मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा प्लीज़ उनको भी देखो, ठीक है। इससे आपको जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब आज का हमारा जो टॉपिक है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां वो स्टार्ट करते हैं। बेटा पिछले पार्ट में हमने जाना था कि जो लोग हैं वो जो भी कमाते हैं लास्ट में जो उनके पास बच जाता है वो शेष जो कैश होता है उसको कहाँ जमा कर देते हैं, बैंकों में, ठीक है। बैंक में वो डिपॉजिट कर देते हैं और जो बैंक है उनके पैसे को सुरक्षित भी रखता है और जब भी उनको ज़रूरत होती है बैंक जो है उनको उनका पैसा वापस कर देता है। यानी ये मांगने पर दिया होता है कि जब भी जो ग्राहक है जिसने पैसा जमा करवाया बैंक में वो वापस मांगेगा तो बैंक को देना पड़ेगा। और जो बैंक है वो ग्राहक की जो जमा राशि है उस पर ब्याज भी देता है। क्या कभी आपके मन में प्रश्न आता है कि जो बैंक है वो ऐसा कैसे करता है? आखिर उसको कमाई कहाँ से होती है, वो कहाँ से कमाता है? क्योंकि ग्राहक से तो वो कमा नहीं रहा, ठीक है। जिसने बैंक में पैसा जमा किया है उसको तो उल्टा वो ब्याज दे रहा है, तो ऐसा कैसे? इन सब प्रश्नों के जवाब आपको आज का जो टॉपिक है उससे मिल जाएंगे। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं, अर्थात लोग जो पैसे जो है बैंक खाते में जमा करते हैं, तो बैंक उस पैसे का क्या करते हैं? यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। जैसे मान लो बैंक में 1 लाख रुपए जमा हुए, तो 1 लाख का 15% यानी 15,000 रुपये जो है अपने पास नकद के कैश के रूप में रखेगा। वो इसलिए रखेगा कि भाई अगर बैंक में कोई पैसा लेने आ गया तो वो उसको वो पैसा दे सके, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे लोग तो अपना पैसा लेने एक दिन में आते नहीं हैं। अब बाकी का जो बच गया 85,000 रुपये, अब उसका बैंक क्या करेगा? क्योंकि यही जो 85% पैसा उसके पास है बेटा, इसी से वो कमाता है। कैसे कमाता है? तो देखो, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने यानी कि कर्ज देने के लिए इस्तेमाल करता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। मतलब किसको भी कोई बिजनेस करना है तो उसको क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। किसी को घर बनाना है या घर खरीदना है तो उसके लिए उसको लोन चाहिए होता है। तो बहुत सारी ऐसी आर्थिक गतिविधियां होती है जिसके लिए लोगों को पैसा चाहिए होता है। उसके लिए वो क्या लेते हैं? कर्ज। और कर्ज कहाँ से लेते हैं? बैंक से। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे कि बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो बैंक है वो अपने 85% पैसे का इस्तेमाल किस में करता है? लोगों को ऋण देने के लिए, कर्ज देने के लिए। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि यानी कि जमा करता, ठीक है, एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। तो बेटा आप इसको इस तरह से समझो कि जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो बैंक में जमा कर देते हैं। अब बैंक क्या करता है, उसमें थोड़ा सा कैश रख के बाकी का जो पैसा होता है उन जमा करने वालों का वो कहाँ दे देता है? आगे उन लोगों को जिनको की पैसे की ज़रूरत है। किस पर? कर्जे पर। इस तरह जो बैंक है वो जमा करता और कर्जदार के बीच किसका काम करता है? बिचौलिए का यानी कि मध्यस्थता का। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। बेटा आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है मोहन, उसने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाए यानी जमा करवाए। बैंक ने उसकी राशि पर उसको 4% का ब्याज दिया। अब बैंक में कमल पहुंचा, उसको 1 लाख रुपए उधार चाहिए था अपने घर को ठीक करवाने के लिए। तो बैंक ने उसको 1 लाख रुपए जो है कर्ज के रूप में दे दिया यानी ऋण दे दिया और उस पर बैंक ने लिया 7% का ब्याज। तो बेटा आपने देखा कि जो बैंक है अगर बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो वो कम ब्याज देता है, लेकिन अगर आप बैंक से पैसा उधार लेने के लिए जाते हो तो वो आपसे अधिक ब्याज लेता है। तो दोनों ब्याज के बीच में जो ये अंतर होता है वही क्या होता है? बैंक की इनकम। तो क्या आप बता सकते हो यहाँ पर जो बैंक है उसने कितना पैसा कमाया? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर बैंक ने मोहन को ब्याज दिया 4,000 रुपये, लेकिन उसने कमल से जो ब्याज लिया वो कितना लिया? 7,000 रुपये। तो डिफरेंस कितना हो गया? 3,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपये किसकी कमाई हो गई? बैंक की। इस तरह कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का जो अंतर होता है
वही बैंक की आय का प्रमुख स्रोत है। अब है, अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धनराशि की मांग करने बैंक पहुंच जाएं तो क्या होगा, ये आपको सोच के बताना है। ठीक है, अब ये देखो, ये बैंक है। बैंक में क्या जमाकर्ता लोग जमा करते हैं, फिर धन भी निकालते हैं और ब्याज भी पाते हैं। और ये दूसरे हैं कर्जदार, ये लोग ऋण लेते हैं यानी कि लोन लेते हैं, और जब लोग ऋण को लौटाते हैं तो ब्याज भी देते हैं। और जो बैंक है उसकी आय बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, क्योंकि वो जमाकर्ता को ब्याज कम देता है लेकिन कर्जदार से ब्याज ज़्यादा लेता है। अब जानेंगे हम साख की दो विभिन्न स्थितियां, यानी कि ऋण लेने की दो अलग अलग स्थितियों के बारे में। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का यानी कर्ज का प्रयोग होता है। ऋण यानी उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। त्योहार का मौसम। अब 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है और उसे कच्चा माल भी खरीदना है। देखो, अगर जूते बनाने हैं तो जूते के लिए जो चमड़ा हो गया, धागा हो गया, बहुत सारा जो कच्चा माल है वो भी उसको चाहिए। अब इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए जो सलीम है उसको वो 2 स्रोतों से ऋण लेता है, यानी 2 जगह से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है, यानी उसको कहता है भैया तुम अभी मुझे चमड़ा दे दो, जब मेरे जूते बिक जाएंगे, मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें चमड़े के पैसे दे दूंगा। ठीक है, ये भी एक उधारी का तरीका हो गया। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है, कि वो कहता है कि आप एक काम करो कि 3000 जोड़ी जूते मुझे आपको बना के देने, आप 1000 जूतों का जो है मुझे एडवांस दे दो। ठीक है, एक तरह से वो कर्जा हो गया। तथा महीना खत्म होने से पहले वो पूरा जो ऑर्डर है वो पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में जो सलीम है वो जूते पहुंचाने में कामयाब होता है और उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए गए धन की अदायगी भी कर देता है, यानी कि जो उसने उधार लिया था पैसा वो भी वो चुका देता है। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। कार्यशील पूंजी जो उसको अपने काम को पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए। ऋण उसे उत्पादन की कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है, क्योंकि अगर उसको ऋण नहीं मिलता तो वो अपना ऑर्डर पूरा नहीं कर पाता और वो लाभ भी नहीं कमा पाता। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, स्वप्ना की समस्या। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज अदा कर देगी, खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है, यानी कि उससे उधार लेती है। पर उसकी फसल पर जो है कीटों का हमला हो जाता है जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि जो स्वप्ना थी उसने फसल पर महंगी जो कीटनाशक दवाइयाँ भी वो छिड़कती है ताकि उसकी जो फसल है वो कीटों से बची रहे, पर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर वह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है क्योंकि उस पर ब्याज लग जाता है। वह अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है और इस साल जो फसल है वो सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके और वह कर्ज में फंस जाती है और उसे कर्जे को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। बेटा, जो ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव वाले क्षेत्र, वहाँ पे साख मतलब ऋण की जो मुख्य मांग है वो फसल उगाने के लिए होती है। ठीक है, साख का मतलब होता है ऋण। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। तो इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच में कम से कम 3 से 4 महीने का जो है अंतराल होता है। ठीक है, अब आमतौर से जो किसान होते हैं वो ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए जो है वो उधार लेते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसके बाद वो जो उधार था वो वापस कर देते हैं। और जो उधार की अदायगी है वो मुख्यतः निर्भर करती है फसल की कमाई पर। बेटा, आपने सलीम का मामला देखा, सलीम को तो फ़ायदा हुआ उधार लेने से, लेकिन सपना के मामले में जो है फसल बर्बाद हो जाने की वजह से जो कर्ज की अदायगी थी वो असंभव हो गई। ठीक है, वो कर्ज जो है नहीं चुका पाई और उसे कर्जा उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा।
ऋण ने सपना की जो कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति को और बदतर कर दिया, यानी और भी ज़्यादा खराब कर दिया। इसे आम भाषा में कर्ज का जाल कहा जाता है। इस मामले में जो ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। जैसे उसको सपना को अगर कर्जा से बाहर आने के लिए उसको क्या करना पड़ा, अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी, जो कि एक कष्टदायक स्थिति थी। अब बेटा आपने सलीम और जो सपना है दोनों की स्थिति देखी, तो एक स्थिति में जो ऋण था वो आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर हो जाती है। और जो दूसरी स्थिति थी उसमें फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति जो है पहले की तुलना में बदतर हुई। बेटा ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। यदि स्वप्ना को साहूकार से सहयोग मिलता तो शायद से उसको अपनी ज़मीन जो है नहीं बेचनी पड़ती। ठीक है, अगर साहूकार से सहयोग करता हो सकता है उसकी जो तीसरी फसल है वो बेहतर हो जाती और वो उसका कर्जा आसानी से चुका पाती। अब बेटा अब ये जो आपके पास थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं कि आओ इन पर विचार करें। ठीक है, इसमें आपको एक तालिका पूरी करनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान लीजिए सलीम को व्यापारियों से ऑर्डर मिलते रहते हैं और 6 साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी, तो आपको खुद से सोच के इसके बारे में बताना है। ऐसी तीसरा क्या है, कौन से कारण हैं जो स्वप्ना की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं। तो निम्नलिखित कारकों की चर्चा कीजिए और कीटनाशक दवाइयों, साहूकारों की भूमिका, मौसम